तो फिर मैंने अपना हंसराज कॉलेज ड्रॉप करके फिर स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग जो बेसिकली दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स है, वहाँ से फिर मैंने आगे अपना कंटिन्यू किया था और सीए पे फोकस करते हुए मैंने सभी जो लेवल्स हैं सीए के वो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लिए। उसमें एक पार्टी को बता दिया जाता है कि आप सही हो और आप गलत हो। ये जो बताना है कि आप सही हो और ये गलत है, ये अगर इसमें बहुत टाइम लगता है तब जाके वो विवाद का रूप लेता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि कभी भी यही है, कोई भी अगर कोई लेजिटिमेट अथॉरिटी है, कोई पुलिस है, कोई टैक्स का एनफोर्समेंट करने वाली एजेंसी है, वो कभी भी आपको डिजिटली अरेस्ट नहीं कर सकती और उसको एक तरीके से इतना इंडिपेंडेंट बना दिया है कि वो दूसरे लोगों पर डिपेंड ना रहे अपने लाइफ के डिसीजन लेने के लिए। मतलब एज अ पुलिस पर्सन तो हम यही चाहते हैं सोसाइटी से कि सब लोग लॉ अबाइडिंग रहें, कानून का पालन करें, और अगर कोई कानून के पालन करने में समस्या आ रही है या फिर कोई आपको परेशान कर रहा है तो आप अपने थाने और जो आपके पुलिस वाले हैं, आपके आसपास जो पुलिसकर्मी हैं, उनसे आप बोल सकते हैं। किसी भी समाज की तरक्की सिर्फ उसकी तकनीकी विकास, सड़कों और इमारतों से नहीं मापी जाती, बल्कि इस बात से भी मापी जाती है कि वहाँ के लोग कितना सुरक्षित महसूस करते हैं। और उनकी सुरक्षा के पीछे खड़े होते हैं वही लोग जो दिन रात खुद को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए समर्पित रखते हैं। जी हाँ, मैं हूं निखिल तिवारी, स्वागत करता हूं आपका अपने इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हमारे साथ हैं श्री अभिमन्यु मांगलिक जी। सर हमारे फतेहपुर जिला के आईपीएस अधिकारी हैं, एसपी हैं बेसिकली। तो सर से हमने इस पॉडकास्ट में चर्चा की है कि आज के समय में पुलिस के सामने कैसी समस्याएं देखने को मिलती हैं और हमारे समाज के लोगों और पुलिस के बीच तालमेल बैठाने के लिए सर क्या अपना रहे हैं और पुलिस विभाग कैसे इस पे कार्य कर रहा है। और डिजिटल क्राइम जैसे साइबर क्राइम हो गया, डिजिटल अरेस्ट हो गया, इन सारी चीज़ों को लेकर हमारा समाज कैसे सतर्क है और पुलिस लोगों को सतर्क करने के लिए क्या कर रहे हैं, और दैनिक स्तर पर ग्रामीण स्तर पर कैसे मुद्दे देखने को मिलते हैं और उनको सॉल्व करने के लिए सर या पुलिस विभाग किस प्रकार कार्य कर रहा है। इन जैसे तमाम मुद्दों पे हमने सर से चर्चा की है। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इस वीडियो से आपको काफ़ी चीज़ें समझने को मिलेंगी पुलिस विभाग के बारे में और पुलिस विभाग और समाज के बीच तालमेल के बारे में। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सर क्या चेंज हुआ आपके यूपीएससी क्लियर करने के बाद? देखो, यूपीएससी क्लियर करने के बाद जब आप फर्स्ट टाइम यूपीएससी क्लियर करते हो तो जो फर्स्ट ईयर होता है आपका, जब ट्रेनिंग जाने से पहले, तब बहुत अच्छा आपको फील होता है। फील आपको इसलिए अच्छा होता है क्योंकि आपके जितने भी आसपास लोग होते हैं आपको सेलिब्रिटी की तरह फील कराते हैं। इंटरनेट में काफ़ी कवरेज होती है, आपके नाम की कवरेज हो जाती है, तो वो अच्छा लगता है। उसके बाद फिर धीरे धीरे आप ट्रेनिंग करते हो, ट्रेनिंग का अपना एक्सपीरियंस होता है। वो एक्सपीरियंस ऐसा होता है कि वो उस टाइप की ट्रेनिंग आपको कहीं मिल नहीं सकती। तो वो एक अपना आप एक्सप्लोर करते हो अलग अलग चीज़ें। जैसे आप अगर पुलिस सर्विस की बात करें तो आप पुलिस सर्विस में वो सारी चीज़ें भी ट्रेनिंग का पार्ट होती हैं, हॉर्स राइडिंग, फायरिंग, जो आज तक कभी की नहीं होती। तो वो एक अपना उसका थ्रिल होता है। उसके बाद फिर फाइनली जब आप फील्ड में जॉब में आते हो तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। तो इस तरह से चीज़ें बदलती रहती हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि रोज़ कुछ नया सीखने को मिलता है और नए लोगों से बात करने का मौका मिलता है, तो एक अच्छी बात है। सर जब आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी का टॉप कॉलेज हंसराज कॉलेज से बीकॉम किया, फिर सीए जैसी कठिन परीक्षा पास की, बढ़िया अच्छी खासी जॉब हो गई, फिर उसके बाद क्या ट्रिगर किया, क्या दिमाग में आया कि यूपीएससी के रास्ते पर निकल पड़े आप? मैंने 12th के बाद अपना, जैसे तुमने बताया हंसराज कॉलेज, तो हंसराज कॉलेज में मैं गया ज़रूर था और 2-3 महीने मैंने कॉलेज किया था। लेकिन उसके बाद मैंने फिर चार्टर्ड अकाउंटेंसी मेरी जो प्रायोरिटी थी, क्योंकि मेरे फादर जो थे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, तो वो मेरी प्रायोरिटी थी। तो फिर मैंने अपना हंसराज कॉलेज ड्रॉप करके फिर स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग जो बेसिकली दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स है, वहाँ से फिर मैंने आगे अपना कंटिन्यू किया था और सीए पे फोकस करते हुए मैंने सभी जो लेवल्स हैं सीए के वो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लिए थे। तो ये एक अच्छी बात हुई मेरे साथ। इसको आप बोल सकते हैं कि काफ़ी लक ने भी साथ दिया और पढ़ाई भी ठीक ठाक कर ली थी, तो सीए हमारा इजीली हो गया। उसके बाद तुमने बताया मैंने कॉर्पोरेट जॉब की, तो हाँ सही बात है, मैंने कुछ टाइम कॉर्पोरेट जॉब की थी और ठीक ठाक पैकेज पे था। लेकिन फिर भी ऐसा लगा कि ये सब इतनी जल्दी हो गया जब मेरी एज 21-22 की थी। तो मेरे पास कुछ टाइम था जब मैं खुद के लिए कोई एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकता था। तो
काफ़ी लोगों ने सजेस्ट किया कि मुझे यूपीएससी में एक बार अपीयर करना चाहिए, तो मैंने अपीयर किया। उसके बाद फिर फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा हुआ नहीं था, फिर मैंने उसको एज अ चैलेंज लिया, फिर मैंने यूपीएससी क्रैक किया। उसके बाद तो फिर तुम्हें पता ही है बाकी चीज़ें। तो सर सीए और यूपीएससी दो अलग अलग दुनिया टाइप में है। एक तरफ आपका लॉजिकल रीजनिंग टाइप का या कंक्रीट माइंडसेट लगता है, और एक तरफ तो काफ़ी समुद्र टाइप में है। तो जब आपने यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट की तो आपको अपने माइंडसेट में क्या चेंज करना पड़ा, क्या स्ट्रैटेजी में बदलाव लाना पड़ा? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है तुम्हारा। ये मैंने एक्चुअली मैं फील किया जब सीए की पढ़ाई होती है, वो बड़ी न्यूमेरिकल होती है। मतलब उसमें आपकी बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आपको कॉस्टिंग करनी है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने हैं, और उसमें कहीं भी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशंस करनी होती है। बट जब यूपीएससी इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम, उसमें आपको लिखना बहुत पड़ता है, और आपको चीज़ों के बारे में काफ़ी कुछ पता भी होना चाहिए। तो वो जो राइटिंग प्रैक्टिस है, उसको मैंने काफ़ी कुछ मेहनत करनी पड़ी, तब जाके मैं उस लेवल तक पहुंच पाया। लेकिन सीए के साथ साथ, मतलब अगर किसी ने सीए क्लियर कर रखा है, उसके साथ एक एडवांटेज ये होती है यूपीएससी में कि कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, उसको वो ऑप्ट कर सकता है। तो उसमें बहुत अच्छे स्कोरिंग पोटेंशियल होता है। उसमें अगर 500 का टोटल ऑप्शन का पेपर होता है, तो अगर आपके माने जाते हैं कि 300 के ऊपर आपके मार्क्स आ गए हैं ऑप्शनल में, तो दैट मीन्स आप रैंक कोई ना कोई अच्छी ले जाओगे। तो कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी में अगर किसी ने सीए की पढ़ाई कर रखी हो, तो उस ऑप्शनल में अच्छे मार्क्स पाने बहुत इजी हैं कंपैरेटिवली बाकी ऑप्शनल से। तो ये मेरे साथ एडवांटेज रही। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि मुझे राइटिंग प्रैक्टिस काफ़ी करनी पड़ी। जी। तो सर अभी अगर आप प्री मेंस और इंटरव्यू के लिए जो अपीयर होने वाले हैं, उनके लिए अगर कुछ एडवाइस देना चाहें? इसके लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट एडवाइस यही है कि कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी में। और कंसिस्टेंसी क्योंकि इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि रोज़ ही कुछ ना कुछ करंट अफेयर्स में चेंज हो रहा है। रोज़ ही आप देखते होंगे कि ग्लोबल या हमारे नेशनल पॉलिटिक्स में कुछ कुछ बदलता रहता है, तो वो सारी चीज़ रेलेवेंट होती हैं। इस वजह से कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। और कोर्स इतना बड़ा है कि आपको क्या पढ़ना है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको ये पता होना चाहिए कि क्या आपको छोड़ना है। क्योंकि काफ़ी बार बच्चे ऐसा करते हैं कि वो सभी चीज़ पूरी करने के पीछे पड़ जाते हैं, जिससे क्या होता है कि बाकी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उस पर वो फोकस नहीं कर पाते। तो मुझे तो यही लगा कि हमें ये बहुत पता होना चाहिए यूपीएससी में अपीयर करने से पहले कि साहब ये वाली चीज़ें हैं जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, और इस पर मुझे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, या ये मेरी स्ट्रेंथ नहीं है तो मुझे इस पर टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो वो छोड़ देना चाहिए। और बाकी जो स्ट्रेंथ है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उसको कवर करना चाहिए। जी। तो सर आपके हिसाब से आपका जो सीए माइंडसेट था, उसने आपकी केस सॉल्विंग एबिलिटी को कैसे इन्हेंस किया अभी सर्विस में आने के बाद? सर्विस में आने के बाद, पुलिस सर्विस में तो मैं कहूँगा कि इतना ज़्यादा अपॉर्चुनिटी तो नहीं मिलती, लेकिन कभी कभी मिलती है। जैसे कुछ कुछ केसेस होते हैं जिसमें मुझे फाइनेंशियल देखने होते हैं, या अकाउंटेंसी की थोड़ी बहुत नॉलेज काम आ जाती है, तो उसमें ज़रूर मुझे उसकी एक एडवांटेज मिलती है। और बाकी नॉर्मल डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में भी, अगर पुलिस एसपी का काम ये भी होता है कि अपने डिस्ट्रिक्ट की पुलिस में जो भी एक्सपेंसेस लग रहे हैं, जो भी खर्चे हो रहे हैं, उसकी भी अकाउंटेंट देखनी होती है। क्या वो खर्चे सही से हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, वो भी देखना होता है। तो थोड़ा बहुत जो मैं सीए में पढ़ाई करी थी, वो कभी ना कभी किसी ना किसी तरह से आपकी पुलिस सर्विस में भी काम आती रहती है। जी। तो सर ये जो भदोही वाला 17 करोड़ का जीएसटी घोटाला था, तो इसके बारे में आपको कैसे पता चला, क्या केस था पूरा? ये सभी पूरे यूपी में, क्या पूरे इंडिया लेवल पे ही कुछ जीएसटी में स्कैम हुए थे। जीएसटी में स्कैम होने का मतलब ये होता था कि कुछ फर्म बनाई जाती थी, जो बोगस नाम से फर्म बनाई जाती थी, और उनके थ्रू इनपुट, जिसको आईटीसी कहते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट, मतलब एक तरीके से टैक्स रिफंड क्लेम किया जाता था। तो इससे भारी नुकसान सरकार को पहुंच रहा था। तो इस पूरे सिस्टम में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारी एफआईआर लिखवाई गई थी। तो उसमें भदोही में जब मैं पोस्टेड था, तो 2-3 एफआईआर वहाँ भी लिखवाई गई थी। तो उसमें पता चला कि एक दिल्ली एनसीआर के आसपास कुछ स्क्रैप का काम जो लोग करते हैं, वो ये सब काम कर रहे थे। तो बिल्कुल जैसे आपने पूछा था कि कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंसी में जो पढ़ाई करी थी, उससे थोड़ा बहुत मुझे फ़ायदा मिला, और फिर मैं इनके जो पूरा ऑपरेशन चलता है उसको मैं जल्दी समझ पाया। तो ये एक अच्छी बात हुई थी। तो वो तो जो जीएसटी के डिपार्टमेंट वालों ने ही वो मुकदमा लिखवाया था, तो हमने उसको आगे परस्यू करके खोला था। जी। तो सर आपने ये जो ऑफिस के अलावा अन्य थानों में जाके बैठ के जन सुनवाई करने की मुहिम चालू की है, आपके हिसाब से इसका क्या फ़ायदा हुआ? देखो, जब मैं यहाँ पे आया था तो फतेहपुर में तो लोगों की कुछ समस्या थी कि साहब थानों पे सही से जन सुनवाई नहीं होती है। थानों, मेरे ऑफिस में भी थोड़ी भीड़ आनी ज़्यादा हो रही थी।
तो मैंने एक बार ये एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे मैंने चेक किया है। इससे दो फ़ायदे होते हैं मुझे। एक बार थाने काफ़ी बार होता है कि एसपी लंबे समय तक डिस्ट्रिक्ट में रहता है और सारे अपने थाने भी चेक नहीं कर पाता या थाने देख नहीं पाता। वो इसलिए भी नहीं देख पाता क्योंकि काफ़ी व्यस्तता होती है, तो इस वजह से वो चेक नहीं कर पाता। तो ये मैंने एक नया तरीका निकाला था कि मैं बहाने थाने भी देखाऊँगा, जो वहाँ पे हमारे कर्मचारी काम कर रहे हैं, जो हमारे पुलिसकर्मी काम कर रहे हैं, उनसे भी इंटरेक्शन एक तरीके से हो जाएगा। थाने का इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब थाने की बनावट या थाने में और क्या काम की ज़रूरत है वो भी मुझे पता चल जाएगी। और थाने पर जन सुनवाई किस तरह से हो रही है या वहाँ पे पब्लिक आके अपनी समस्याएं किस तरह उनका निस्तारण होता है उसके बारे में मुझे एक बार हकीकत पता चल जाएगी, तो उसके अनुसार मैं आगे डिसीजंस भी ले सकता हूँ। तो ये मैंने एक एक्सपेरिमेंट बेसिस पे स्टार्ट किया था और काफ़ी अप्रिशिएट भी हुआ। और लोगों को मेरा मानना है कुछ अगर 15 से 20% भी अगर मेरे इस कार्रवाई से कुछ सेटिस्फेक्शन मिलती है तो मेरे लिए एक अचीवमेंट होगा। जी। तो सर आज भी गाँवों में ज़्यादातर विवाद जो है ज़मीन को लेकर जुड़े होते हैं, जो कि आगे चल के किसी क्राइम का रूप ले लेते हैं। तो आपके हिसाब से क्या तरीका अपनाया जा सकता है कि इन विवादों को पनपने से पहले ही ख़त्म कर दिया जाए? देखिए, सबसे ज़रूरी तो ये है कि भूमि विवाद में पुलिस की भी भूमिका है और राजस्व की भी भूमिका है। तो अगर एक अच्छा समन्वय और एक अच्छा कोऑर्डिनेशन होता है दोनों विभागों के बीच में, तो वो विवाद उस तरह का रूप नहीं लेते हैं। उसमें एक पार्टी को बता दिया जाता है कि आप सही हो और आप गलत हो। ये जो बताना है कि आप सही हो और ये गलत है, ये अगर इसमें बहुत टाइम लगता है तब जाके वो विवाद का रूप लेता है। अगर शुरू में ही बता दिया जाए कि नहीं साहब ये आपका, ये ज़मीन आपकी है और ये जो गलत कब्जा कर रहे हैं गलत हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई हो जाए, तो अगर ये जल्दी ही हो जाएगी तो विवाद इतना बड़ा रूप नहीं लेगा। वो तब विवाद बनता है जब बहुत टाइम तक वो चीज़ हमेशा एम्बिग्युइटी में रहती है कि ये सही है ये सही है। तो इसमें स्ट्रैटेजी तो यही है कि डीएम मतलब एसपी और डीएम दोनों मिलके काम करें और अच्छी उनकी जो नीचे वाली फोर्स है वो भी दोनों कोऑर्डिनेशन में काम करें। तो वो एक हम प्रयास कर सकते हैं। और साथ में ये भी कर सकते हैं कि जो थाना दिवस या समाधान दिवस होता है उसकी जो भी एप्लीकेशन आती हैं उसको मौके पर तुरंत जाके निस्तारण कर लिया जाए। पुलिस के लिए इम्पोर्टेंट ये है कि अगर उसको लग रहा है कि कोई ऐसा भूमि विवाद है जो बाद में बड़ा रूप ले सकता है या कोई बड़ा क्राइम का कारण बन सकता है, तो उसको तभी जो हमें पावर दी गई हैं बाउंड डाउन कराने की, पाबंद कराने की, करा ले और उसको सतर्क निगरानी में भी रखे। और अगर वहाँ से छोटी मारपीट भी होती है तो उसमें तुरंत एक्शन ले। तो इससे एक मैसेज आता है कि पुलिस सक्रिय है और अगर कोई बड़ी घटना घटने से बच जाती है। तो ये एक स्ट्रैटेजी मैंने यूज़ कर रहा हूँ। बाकी तो डीएम मैडम और मैं काफ़ी इस बारे में चर्चा करते हैं और जिस तरह भी अगर हमारे पास भूमि विवाद जो मेन आएंगे उसको हम ट्राई करेंगे जल्द से जल्द उनको निस्तारित करवा दिया जाए। जी सर, गाँवों में कभी कभी छोटी सी बात पर जातिगत हिंसा और सामाजिक दरारें काफ़ी हिंसक रूप ले लेती हैं, जैसे कि भदोही के औरई में दलित युवक के साथ हुआ। तो ऐसे में जहाँ सामाजिक तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है तो पुलिस कानून को बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के कैसे लागू करती है? नहीं, पुलिस का तो काम ही बिना डिस्क्रिमिनेशन के लागू करना है। पुलिस को तो कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान दिया हुआ है उसी के अनुसार इसमें कार्रवाई करनी है। तो वो तो बहुत बड़ी वो क्लैरिटी होती है कि जो सही है कानून के जो हमारा लॉ बोलता है उसके अनुसार हमें कार्रवाई करनी है। तो डिस्क्रिमिनेशन तो कहीं है ही नहीं कानून में डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। वो तो हमारी सोसाइटी जो है उस चीज़ को लेके आ जाती है। तो इसमें तो पुलिस के दिमाग में बहुत क्लैरिटी रहती है और मेरा मानना है कि बहुत बिना डिस्क्रिमिनेशन पुलिस के लिए काम करना बड़ा आसान है। मतलब अगर आपके दिमाग में क्लैरिटी है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको क्या बोला हुआ क्या नहीं बोला हुआ, तो आप वो बिना डिस्क्रिमिनेशन के कर ले जाओगे। सर, फतेहपुर को एडीपी में शामिल किया गया है, तो आपको इसका फ्यूचर क्या दिखता है? एडीपी मतलब इंस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट पूरा। तो देखिए, ये तो पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा तो खैर जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको वो ज़्यादा देखेगा इस चीज़ को, लेकिन अच्छी बात है। एस्पिरेशनल का मतलब ये होता है कि यहाँ पर बहुत पोटेंशियल है डेवलपमेंट होने का। तो अगर ये एस्पिरेशनल में आया है तो अच्छी बात है कि यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ को भी प्रमोशन मिलेगा और जो हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ हमारे बीच में बैठे हैं उनको भी एम्प्लॉयमेंट के नए नए संसाधन या एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। तो उससे क्राइम रेट पे भी ऑब्वियसली फ़र्क आएगा और जो क्राइम रेट अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से बढ़ा हुआ हो जाता है या लोगों के पास पैसे नहीं होते, रिसोर्सेज नहीं होते, तब जाके वो छोटी मोटी अपराधों में लिप्त हो जाते हैं, तो वो चीज़ नहीं होंगी। तो उसका तो मैं ये पुलिसिंग पे इफेक्ट देख पा रहा हूँ। जी
तो सर जैसे कि 2024 में देश में करीब 1,30,000 से ज़्यादा डिजिटल अरेस्ट के केसेस दर्ज हुए हैं। तो ऐसे में हमारा पुलिस डिपार्टमेंट लोगों को डिजिटल अवेयरनेस फैलाने के लिए क्या कर रहा है लोगों में? देखिए, इसमें तो बहुत अच्छी तरह से कैंपेन यूपी पुलिस ने किया था, जिसमें सबको बताया गया था कि किस तरह से आप अपनी साइबर सिक्योरिटी पे काम कर सकते हैं। हमारी जो साइबर थाने की टीम है, साइबर सेल की टीम है, वो भी स्कूल जाकर लोगों के बीच में एक अवेयरनेस प्रोग्राम रखती है और डिजिटल अरेस्ट से बचते कैसे हैं या डिजिटल अरेस्ट क्या होता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि कभी भी यही है, कोई भी अगर कोई लेजिटिमेट अथॉरिटी है, कोई पुलिस है, कोई टैक्स का इन्फोर्समेंट करने वाली एजेंसी है, वो कभी भी आपको डिजिटली अरेस्ट नहीं कर सकती। ये बात सबको पता होनी चाहिए। और ये आपके माध्यम से भी, आपके पॉडकास्ट के माध्यम से भी मैं सभी को बताना चाहूँगा कि डिजिटल अरेस्ट कभी भी कोई पुलिस नहीं करती है, कोई वो नहीं करती, ये सिर्फ साइबर क्रिमिनल्स करते हैं। तो इनसे बचें। और ये जब घटना होती है, तो अगर आपके साथ घटना घट भी जाती है, तो आपको तुरंत 1930 पे कॉल करना है आपको, जिससे जो पीछे का बैक एंड का काम है, मतलब बैंक अकाउंट फ्रीज कराने का काम है या आपकी कंप्लेंट पर एक्शन लेने का काम है, वो जल्दी से हो जाएगा। तो 1930 की एक आपको यूटिलिटी पता होनी चाहिए, और किस तरह से आपको अपने बैंक अकाउंट को सेफ सिक्योर रखना है और अपना यूपीआई का कोड किसी से शेयर नहीं करना है। आपको मोबाइल पे अगर कोई एप्लीकेशन भेजता है, तो वो अननोन सोर्सेज से कोई एप्लीकेशन खोलनी नहीं है, जिससे आपका मोबाइल हैक ना हो जाए या फिर उसको कोई दूसरा कंट्रोल ना करने लगे। तो ये सारी चीज़ें हम स्कूल जाके ही बता रहे हैं, और हम अब कुछ प्लान करते हैं जिससे सोशल मीडिया में भी इस बात का हम ज़्यादा प्रचार से प्रसार करें कि किस तरह आप अपने आप को साइबर क्रिमिनल से बचा सकते हैं। जी सर, मिशन शक्ति के तहत फतेहपुर में बैंक मैनेजर और उद्योग केंद्रों के साथ मिलकर महिलाओं को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। तो क्या आपके हिसाब से आप ये मानते हैं कि इन सब चीज़ों का उनकी जो समाज में जो समाज द्वारा उन पर अपराध होते हैं, इस पर सुधार होगा? नहीं, बिल्कुल। अगर देखिए, मिशन शक्ति में सबसे बड़ी बात तो ये है कि मिशन शक्ति का जो ऑब्जेक्टिव है वो महिला को कॉन्फिडेंट और इंडिपेंडेंट बनाने का है। वो इंडिपेंडेंट उसको फाइनेंशियली बनाने का भी है, और उसको एक तरीके से इतना इंडिपेंडेंट बना लिया कि वो दूसरे लोगों पर डिपेंड ना रहे अपने लाइफ के डिसीजन लेने के लिए। तो ये उसका मेन ऑब्जेक्टिव है। तो इसमें अगर उसको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाया जाएगा, तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाने से उसके पास एक कॉन्फिडेंस आएगा, और जो छोटे मोटे गांव देहात में क्राइम होते हैं महिलाओं के साथ, और बड़ी बात ये होती है, काफ़ी बार ये भी होता है कि वो किसी ना किसी एप्रीहेंशन में और शर्म लिहाज में वो चीज़ रिपोर्ट भी नहीं करती हैं। तो उस चीज़ में चेंज आ रहे हैं। महिलाएं आती भी हैं, क्राइम रिपोर्ट भी करती हैं, और जो शासन की प्राथमिकताएं हैं कि महिला अपराध में पूरा सख्ती से इसको हैंडल करना है, टैकल करना है, तो वो भी पुलिस कर रही है, और महिला अपराध में कोई भी किसी तरह से लापरवाही, शिथिलता नहीं बरती जा रही है। तो ये सारी चीज़ें जब एक साथ फैक्टर में काम करेंगी, एक साथ कोऑर्डिनेशन में काम करेंगे, तो मेरा ज़रूर मानना है कि महिलाओं के प्रति जो अपराध, महिलाओं पे जो अपराध हो रहा है, वो उसमें घटोतरी आएगी। जी। तो सर, जब पुलिस का सामना किसी इन्फ्लुएंशियल या पावरफुल आदमी से होता है, तो ऐसे तो क्या सच में सिस्टम का प्रेशर फील होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब जो करंट रिजीम है, जो हमारे इस समय जो हमारे जिस पॉलिटिकल क्लास जो इस समय है करंटली, और मुझे लगता है कि कोई भी ऐसा कोई प्रेशर नहीं होता है। और प्रेशर तो एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट है। अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर कोई प्रेशर बना रहा है, तो आपको लगता है प्रेशर है। अदरवाइज़ अगर आपको पता है कि आप ठीक कर रहे हो और लॉ के दायरे में, कानून के दायरे में कर रहे हो, तो कोई प्रेशर नहीं। तो सर, अभी मार्च में फतेहपुर के चौफेरवा में एक पूरे परिवार ने सुसाइड कर लिया, और उस पर सुसाइड नोट पे था कि कुछ लोग उन पर झूठा SC/ST का केस लगाने की धमकी दे रहे हैं। तो ऐसे में सर, SC/ST जैसा ये एक्ट, ये भी ज़रूरी है जनता की मतलब सुरक्षा के लिए, और कुछ लोग इसका गलत फ़ायदा भी उठा रहे हैं। तो ऐसे में कैसे आप सच या झूठ का फ़र्क मतलब करना, मतलब कैसे सच या झूठ का फ़र्क पता लगा? एक्ट जो बनता है वो पार्लियामेंट, जो हमारी पार्लियामेंट है, वो बनाते हैं, और बहुत सोच समझ के वो एक्ट बनता है, बहुत डिस्कशन के बाद एक्ट बनता है। तो एक्ट का होना ना होना वो तो मतलब इस फोरम पे टिप्पणी नहीं उसकी हो सकती। लेकिन हाँ, पुलिसिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट है कि जो एक्ट की मंशा है, जो एक्ट की इंटेंशन है, उसको इम्प्लीमेंट कराया जाए। और एक्ट की मंशा, इम्प्लीमेंटेशन यही है कि अगर SC/ST की अगर क्लासेस के लोग हैं, उनके साथ अगर कोई एट्रॉसिटीज़ होती है, उनके साथ कोई गलत व्यवहार होता है, तो उस पर एक्शन लेना है। ये तो पुलिस को अपनी इन्वेस्टिगेशन में देखना है कि
वो जो केस है वो सही केस लिखवाया गया है, गलत केस लिखवाया गया। अगर गलत केस लिखवाया गया है तो उसमें भी प्रावधान दे रखे हैं कि वो केस को ख़त्म किया जाएगा, और जो कंप्लेनेंट उसने गलत केस लिखवाया उसके अगेंस्ट भी उसमें कार्रवाई के प्रावधान है, तो वो भी करवाई जाएगी। तो ये तो पुलिस के इन्वेस्टिगेशन पे डिपेंड करता है किस तरह से इन्वेस्टिगेशन करती है। और ऐसे बहुत से केसेस होते हैं जो गलत लिखवाए जाते हैं तो पुलिस उसको ख़त्म भी करती है, और जिसने गलत मुकदमे लिखवाए हैं उसके खिलाफ कार्रवाई भी करती है। तो एक्ट पर से तो ठीक बना है, लेकिन वो पुलिसिंग अगर उसको अच्छे से लेके जाएगी, अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करेगी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। जी सर, अभी 2 दिन पहले जो फतेहपुर के कल्याणपुर में गैस धमाका हुआ उस पर 9 लोग घायल हुए, तो आपने तुरंत ही ग्रीन कॉरिडोर बनवाया और उनको कानपुर के अस्पताल में भर्ती कराया। तो जैसे ही आपके पास खबर पहुंची तो क्या आया आपके दिमाग में, और ये ग्रीन कॉरिडोर का विचार कहाँ से आया? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट यही होता है कि इस तरह की जो न्यूज़ आती है सबसे पहले दिमाग में हमारे यही आता है किस तरह से जो लाइफ का लॉस है उसको बचाया जाए। मतलब जान नहीं जानी चाहिए किसी आदमी की। बाकी कार्रवाई है, जो पुलिस के एविडेंस कलेक्शन है, वो सब बाद की बात होती है। सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि जो इंसान घायल हुआ है उसकी जान नहीं जानी चाहिए। तो मेरे दिमाग में यही प्रायोरिटी थी कि जो भी उसमें घायल हुए हैं सबसे पहले उनको इलाज करा के उनको ठीक करना है। तो मैंने तुरंत डीएम मैम जो है उनसे बात करी थी, और हमें पता था कि यहाँ पे उनको हेलेट हॉस्पिटल के रेफ़र किया जाएगा। तो हेलेट हॉस्पिटल में हमने पहले से ही बात करके रखी हुई थी, और टाइम बहुत क्रिटिकल होता है ऐसे बर्न इंजरी में। अगर उनको स्टार्टिंग में सही ट्रीटमेंट मिल जाए तो काफ़ी चीज़ें होती हैं जो बचाई जा सकती हैं। यही बर्न इंजरी की बात है या एक्सीडेंट की बात है। हर केस में अगर एक्सीडेंट में भी अगर मेरा मानना है कि 1 घंटे या 2 डेढ़ घंटे में अगर उसको सही से हेल्प मिल जाती है, मेडिकल असिस्टेंस मिल जाती है, तो आदमी का बचना संभव हो जाता है। तो मेरे दिमाग में यही एक था, और मैंने फिर सभी लोगों को, अपने जितने भी मेरे इंस्पेक्टर्स हैं, जितनी भी मेरी फोर्स है, उसको मैंने इस तरह प्लान किया कि उनको किस तरह जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जाए। और हॉस्पिटल में पहले बात करके रखनी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि 9 बेड एक साथ अवेलेबल होने भी संभव नहीं हो पाते सरकारी अस्पताल में। तो वो हमने पहले से बात करके रखी थी। और अभी की पोजीशन ये है कि उसमें से एक डेथ अभी तक रिपोर्ट हुई है, जो करीब 90% बर्न थी, एक लेडी। अभी तक 8 लोगों का अंडर ट्रीटमेंट है, और अच्छी बात ये रहेगी अगर हमारे साथ भगवान साथ देता है तो 8 लोग बिल्कुल इस में मतलब उनकी डेथ ना हो, और वो अच्छे से रिकवर होकर हमारे बीच में जो रहें। जी सर, जैसा कि आप अलग अलग थानों में जाके बैठ के सुनवाई करते हैं, तो आपको ज़्यादातर मुद्दे किस चीज़ से संबंधित देखने को मिलते हैं? देखिए, ज़्यादातर मुद्दे कोई बहुत बड़े मुद्दे नहीं, ज़्यादातर मुद्दे छोटी गाली गलौज मारपीट के ही रहते हैं, मतलब हर जगह। तो वो मुद्दे इम्पॉर्टेंट पुलिसिंग के लिए इसलिए हैं क्योंकि जैसे मैंने पहले स्टार्टिंग बताया था, आपने ही बताया था कि छोटे छोटे भूमि विवाद बड़ा रूप ले लेते हैं। तो ये छोटे छोटे गाली गलौज के मुद्दे, मारपीट के मुद्दे, ये अगर अभी तक अटेंड ना किए जाए, उनको अनअटेंडेड छोड़ दिया जाए, जो कि काफ़ी टेंडेंसी रहती है नीचे पुलिस वालों की कि भाई गाली तो दी है तो क्या हो गया। तो जब ये एक टेंडेंसी आ जाती है तो उसके बाद फिर जो भी कंप्लेनेंट है उसको भी लगता है, और जो सामने वाला उसको परेशान कर रहा है उसको भी लगता है कि साहब पुलिस जब कार्रवाई ही नहीं कर रही है तो हम कानून अपने हाथ में ले लेते हैं। तो वही होता है, और उसकी वजह से बड़ी घटना घट जाती है। तो छोटी समस्याओं को टाइमली अटेंड कर लिया जाए, ये एक ऑब्जेक्टिव है। और ज़्यादातर घटनाएँ, 90% घटनाएँ किसी भी थाने में आप जाएंगे तो सिर्फ मारपीट गाली गलौज की मिलेगी। उसके पीछे रीज़न कई हो सकते हैं। ज़मीन का एक रीज़न हो सकता है, या फिर रास्ते का विवाद हो सकता है, या फिर किसी महिला की वजह से वो कारण हो सकता है। तो कारण बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन कारण यही मारपीट और गाली गलौज के होते हैं। बड़ी घटनाएं या चोरी, डकैती, लूट, ऐसी घटनाएं तो बहुत कम हो गई हैं, और थाने लेवल पे वो आती भी नहीं है। वो तो वैसे अगर वो घटनाएं होती हैं तो ऑलरेडी सभी लोग उसमें पूरी जो मेहनत है वो करते हैं, वो तो घटनाएं खुली जाती हैं। जो लूट डकैती जैसी घटनाएं वो तो बिल्कुल खुल जाती हैं, लेकिन ये छोटी घटनाएं हैं, इन पे हमें ध्यान देना चाहिए, और ये बड़ी घटनाएं ना बने इस पर भी ध्यान देना चाहिए। जी सर, जो जैसे अभी किसी सर्विस में है, किसी जॉब में है, और उसका एम भी यूपीएससी क्लियर करना है, उसके लिए आप क्या करना चाहिए? सबसे मैंने पहले बताया, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, और दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए कि भाई आपको ये करना है, तो फिर आपको सभी चीज़ अपनी सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी। सेक्रीफाइस बोले तो मतलब आपको बाकी, अगर जैसे दिन में 24 घंटे होते हैं तो आपको 6 घंटे सोने भी हैं। उसके बाद अगर सर्विस कर रहे हैं तो आपको 7 से 8 घंटे उस सर्विस में भी रहना है। तो इस तरह से मोटा मोटा आपका 14 घंटे तो इसी में निकल जाते हैं। 2-3 घंटे आपकी बाकी चीज़ें करने में, खाना खाने में, बाकी जो नॉर्मल रूटीन है वो करने में, तो आपके पास 17-18 घंटे ही निकल गए। तो मोटे इफेक्टिव घंटे आपके पास दिन में 4 से 5 घंटे रह जाते हैं, जिसमें आप शायद कुछ पढ़ाई कर सकते हो या यूपीएससी की तैयारी कर सकते हो।
तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप 4 या 5 घंटे भी अगर दिन में नहीं उसको दे पाओगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट दिमाग में क्लैरिटी रखना होता है कि अगर आप सर्विस के साथ करना चाहते हैं तो आपको फिर बाकी चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी, फिर आपको जॉब और आपको यूपीएससी में ही मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ लोग डिसीजन ये भी लेते हैं कि उनको जॉब छोड़नी पड़ती है और जॉब छोड़ने के बाद तैयारी करते हैं, लेकिन ये मेरा मानना है कि आपके पास इंडिपेंडेंट डिसीजन होना चाहिए, क्योंकि हर आदमी के सर्कमस्टेंसेस सेम नहीं होते। काफ़ी बार आप फाइनेंशियली इतने इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं कि आप जॉब छोड़ दें और फिर तैयारी करते रहें, क्योंकि ये भी कोई शॉर्ट तो होता नहीं है कि यूपीएससी में आपका हो ही जाना है। तो इंडिपेंडेंट डिसीजन होना चाहिए, लेकिन अगर आप जॉब के साथ कर रहे हो तो फिर आपको बाकी चीज़ें, मतलब बाकी जो आपका टाइम दोस्तों के साथ बिताने का है या फिर आपका टीवी देखने का है या फिर आपका कुछ और करने का, वो आपको कम करना पड़ेगा और ये चीज़ें जो है पढ़ाई ज़्यादा करनी पड़ेगी। जी, तो सर आप हमारे देश की जनता को क्या अगर कोई मैसेज देना चाहें तो क्या कहेंगे? नहीं, देश की जनता को तो मैं रोज़ ही कुछ ना कुछ अपने सर्विस के माध्यम से मैसेज देना, मतलब देता ही हूँ किसी ना किसी तरीके से, लेकिन मैसेज तो बिल्कुल सेम है कि भाई मतलब एज अ पुलिस पर्सन तो हम यही चाहते हैं सोसाइटी से कि सब लोग लॉ अबाइडिंग रहें, मतलब कानून का पालन करें, और अगर कोई कानून के पालन करने में समस्या आ रही है या फिर कोई आपको परेशान कर रहा है तो आप अपने थाने और जो आपके पुलिस वाले हैं, आपके आसपास जो पुलिसकर्मी हैं, उनसे आप बोल सकते हैं। और आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि काफ़ी बार ये होता है कि लोगों को बहुत कंप्लेंट्स रहती हैं पुलिस से और उनको लगता है कि शायद पुलिस वाले उनकी बात सही से सुनते नहीं हैं। तो हमें पुलिस वाले का पर्सपेक्टिव भी पता होना चाहिए कि एक पुलिस वाला भी बड़ा हार्डशिप में काम करता है। वो शायद जिस तरह से मैंने आपको बताया कि वो दिन में शायद पूरे दिन अपने परिवार से मिल भी नहीं पाता, काफ़ी महीने नहीं मिल पाता, और उसकी वजह से काफ़ी बार हो सकता है कि उसका व्यवहार उस तरह से ना रहे जो कि रहना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि व्यवहार ख़राब होना चाहिए, पुलिस वाले का हमेशा व्यवहार अच्छा होना चाहिए, लेकिन नॉर्मल पब्लिक को भी समझना चाहिए कभी कभार अगर पुलिस का व्यवहार उस तरह से ना रहा तो उसको कुछ टाइम या उसको कुछ एक अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि वही उसको उसे ठीक कर ले, और बहुत जल्दी कंक्लूजन में नहीं कूदना चाहिए कि भाई पुलिस वाले तो हमेशा गलत ही करते हैं या फिर वो किसी गलत मंशा के साथ ही कार्य कर रहे हैं। तो ऐसा ना, बस यही आपके माध्यम से मैसेज देना चाहूँगा। जी, तो एक अगर कोई एडवाइस अगर यूथ को देना चाहें तो? यही एडवाइस है जो मैंने आपके पूरे देश को दी है, यूथ को है कि भाई आप यूथ हैं तो ऑब्वियसली आप पे बहुत पोटेंशियल है, आपको बहुत अच्छी अपनी फ्यूचर बनाना है, और पढ़ाई करें, पढ़ाई के साथ साथ भी आप अपनी हॉबीज़ पे भी ध्यान दें। और आजकल एक्चुअली सोशल मीडिया का ज़माना है तो लोग अपने आप पे अननेसेसरी स्ट्रेस और प्रेशर भी लेते हैं कि साहब ये तो ये कर रहा है, ये तो ये कर रहा है। तो ये अच्छी बात थी कि हमारे टाइम पे सोशल मीडिया, जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो इतना ज़्यादा बूम नहीं किया था। आजकल तो हर कोई 9th और 10th क्लास का बच्चा भी इंस्टाग्राम फेसबुक पे होता है, हमारे टाइम पे वो सब नहीं थे। ये बाद में आए, जब हम जॉब या कंपटीशन में आए थे तब ये सारी सी चीज़ें आई थी। तो अब मैं जान सकता हूँ कि उस टाइम अब बच्चे इंस्टाग्राम और फेसबुक को देख के अपने आप पे कितना प्रेशर फील करते होंगे। तो प्रेशर फील ना करें, आप अपनी आइडेंटिटी पे भरोसा रखें, और हर आदमी यूनिक होता है, हर आपका टैलेंट यूनिक होता है, आपकी स्किल्स यूनिक होती हैं। तो आप जो भी कर रहे हैं आप अच्छा करेंगे, बस अपने पे भरोसा रखें। थैंक यू सो मच सर फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू भाई।